हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का अमित सर की आज की इस इम्पॉर्टेंट वीडियो में। तो बच्चों, आज मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूं क्लास 9th के मोस्ट इम्पॉर्टेंट फार्मूला, वो भी पूरी की पूरी किताब के। तो ये जो फार्मूला है बेटा, ये हमारे हेल्प करते हैं हमारी पढ़ाई में, हमारी एग्जाम की तैयारी में और हमें अच्छे अच्छे नंबर दिलाने में। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से कहना चाहूंगा बेटा जी, एक बार इस क्लास को, इस वीडियो को शेयर कर दीजिए अपने सभी फ्रेंड्स के साथ, सारे दोस्तों के पास, क्योंकि सबके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। और बच्चों, सबसे पहले एक छोटा सा मोटिवेशन इसलिए जरूरी है बेटा जी, क्योंकि जब भी हम लोग कोई काम करते हैं तो ये जो मोटिवेशन होता है ना, यही हमें पावर देता है किसी काम को करने की, अच्छे नंबर लाने की, मेहनत करने की। तो आपने देखा होगा एक चींटी जो होती है इतनी छोटी सी होती है और तब भी वो कितनी मेहनत करती है, दाना दाना लेकर जो है चलती है। तो बेटा जी, एक छोटी सी चींटी जब इतनी मेहनत करती है, जब वो दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है, चढ़कर गिरना, गिरकर चढ़ना कभी ना अखरता है, मन का विश्वास रगों में साहस भरता है, आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। इसी बात पर बच्चों शुरू करते हैं अपना पहला जो चैप्टर है, संख्या पद्धति। संख्या पद्धति में बेटा हमारे पास जो फॉर्मूले हैं, देखिए कोई भी संख्या जो है परिमेय संख्या कब कहलाती है, जब वो p/q के रूप में होती है। ठीक है, p/q के रूप में होगी और जिसका क्या होता है, और जिसके लिए बेटा q बराबर 0 नहीं होता तो उसे हम परिमेय संख्या कहते हैं। बाकी सारी जो है वो क्या होती है, आपकी अपरिमेय संख्याएं। अब अगर मैं यहाँ पर बात करूं कि बेटा परिमेय संख्याओं के लिए या जो हमारे पास सर्व समीकाएं हैं जो लगती हैं, वो हम देख सकते हैं कि √a/b क्या हो जाता है, √a गुणा में √b हो जाता है, दोनों की गुणा हो जाती है और अलग अलग लिख सकते हैं। सेम चीज़ डिवाइड के लिए भी होती है, वो बोलते हैं कि भाई a को अलग रूट में लिख दो, b को अलग रूट में लिख दो और उनको दोनों अलग 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 भाग दे दो। ठीक है, अगर √a + √b और √a - √b दिया हुआ है तो यहाँ पर हम वही वाली सर्व समीका लगाते हैं। कौन सी वाली सर्व समीका, a² - b² वाली, है ना। तो अब क्योंकि यहाँ पर a की जगह पर खुद √a है, b की जगह पर खुद √b है, तो ये क्या हो जाएगा, a - b हो जाएगा। सेम चीज़ आप यहाँ पर देख सकते हैं कि a की a में गुणा होगी, यहाँ पे भी वही सर्व समीका लगेगी, a² - b² वाली। जब हम परिमेयकरण करते हैं तो वहाँ पर हमें ये सर्व समीकाएं काम आती हैं। जैसे मान लो अगर आपको दिया हुआ है 2 + का √3 और इसकी गुणा करनी है 2 - के √3 में, तो आप कैसे गुणा करोगे, आप इसी सर्व समीका के हिसाब से, देखो a की जगह पे 2 है, b की जगह पे √3 है, यहाँ पे मान रख देते हैं, तो क्या हो जाएगा, a का स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर और फिर क्या आ जाएगा, b यानी कि कितना है 3, मतलब 2 का स्क्वायर 4, 4 में से 3 गया यानी आपका आंसर आ जाएगा 1। तो इस तरीके से करना होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। इसके बाद बात करते हैं, जब हम किसी संख्या का परिमेयकरण करते हैं तो हर का परिमेयकरण करने के लिए बेटा, जैसे 1/में √a + b दिया हुआ है, तो हम क्या करेंगे, हम √a और √b से गुणा करेंगे, √a b। लेकिन यहाँ पर जैसे देख रहे हो प्लस का चिन्ह है, तो बेटा प्लस का चिन्ह है तो हम किससे गुणा करते हैं, माइनस से। अगर मान लो ये आपको क्या दिया होता, ये अगर आपको ऐसे दिया हुआ होता कि c/में √a - √b, तो आप क्या करते, इसमें कैसे गुणा करते, c/में √a - का √b, इसमें आप गुणा करते, √a और √b लिख लेते, √a और √b लिख लेते, नीचे भी वही लिख लेते, √a और √b। ठीक है, क्योंकि माइनस दिया हुआ है तो आप किससे करते, माइनस दिया है तो इसलिए आप प्लस से करते। इस प्रकार से किया जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। इस चैप्टर में ज़्यादा कोई फार्मूले नहीं है, बस संख्याओं का ज्ञान ही है। ठीक है, और यहाँ पर आपको ध्यान रखना होगा कि जो परिमेय संख्याएं होती है उसका दशमलव प्रसार कैसा होता है, शांत और अशांत आवर्ती का होता है। अपरिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार कैसा होता है, अशांत अनावर्ती का होता है। जैसे कि अगर मान लो पाई के लिए पूछा जाए, पाई कैसी संख्या है, अपरिमेय संख्या है, जबकि 22/7 कैसी संख्या है, 22/7 जो है बच्चों परिमेय संख्या है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं बच्चों, हमारे पास जो फॉर्मूले हैं घातांक के नियम के, वो क्या क्या है कि अगर गुणा में घातें क्या हो जाती हैं, गुणा में घातें जुड़ती हैं। ठीक है, और वहीं भाग में क्या होता है, भाग में घातें घट जाती हैं। गुणा में घातें जुड़ती हैं, भाग में घातें घटती हैं, जबकि आधार समान होना चाहिए। फिर उसके बाद क्या होता है, घात के ऊपर घात होती है तो उनकी आपस में गुणा हो जाती है। जैसे p के ऊपर q घात है तो p q की आपस में गुणा हो गई। या जैसे क्या देख रहे हैं हम, a की घात भी p है, b की घात भी p है और इनकी गुणा हो रही है, तो वो बोलते हैं कि पहले आप गुणा कर दो उसके बाद घात लगा देना। समझे। चलिए इसके बाद आगे बढ़ते हैं बच्चों। अगला आता है हमारा चैप्टर, दूसरा चैप्टर बहुपद। बहुपद में बेटा कोई भी जो बहुपद होता है वो घात के घटते हुए क्रम में लिखा जाता है, यानी कि पहले n घात वाला पद आता है, फिर उसके बाद घटते 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 लास्ट में क्या रह जाता है, x की पावर 0 वाला। यहाँ पर देखो x की पावर 1 है तो ये देखो 3 2 1,
यानी क्या हो जाती है, पावर धीरे धीरे कम होती जाती है। जैसे हम क्या लिखते हैं, पहले x की घात 3 वाला पद लिखते हैं, फिर क्या लिखते हैं 2x स्क्वायर प्लस का 4x और माइनस का 6। इस प्रकार से हम लिखते हैं ना किसी भी बहुपद को, तो घात के घटते हुए क्रम में। हम यहाँ पर सबसे ज़्यादा क्या पढ़ते हैं, द्विघात बहुपद के बारे में पढ़ते हैं। और जो द्विघात बहुपद होता है उसमें क्या होता है, घात 2 होती है, तो बच्चों इसका व्यापक रूप होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, जिसके लिए a0 बराबर नहीं होना चाहिए। बच्चों अगर क्लास अच्छी लग रही हो, अगर आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो बेटा जी लाइक करते चले। मैं सारे चैप्टर के कंप्लीट फार्मूला करा रहा हूँ। टोटल 12 चैप्टर्स हैं, 12 चैप्टर्स हैं, ठीक है। चलो इसी के साथ साथ बच्चों वीडियो को लाइक भी कर देंगे सभी के सभी अभी इसी टाइम पर, ठीक है। चलो अब देखते हैं बच्चों, पहला जो पॉइंट है हमारा, फर्स्ट पॉइंट क्या है, एक पद वाले बहुपद को एक पदी कहा जाता है, ठीक है। दो पदों वाले बहुपद को क्या कहा जाता है, द्विपद कहा जाता है। जिसमें 3 पद होते हैं बेटा उसे हम क्या कहते हैं, त्रिपद कहते हैं। अच्छा, जिसकी घात 1 होती है, एक घात वाले बहुपद को क्या कहा जाता है, रैखिक बहुपद कहा जाता है, अगर एक घात होती है। अगर बच्चों 2 घात वाला बहुपद होता है तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, द्विघाती बहुपद कहते हैं। एक घात वाले का व्यापक रूप क्या होता है, ax प्लस b, जबकि 2 घात वाले बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है, ax स्क्वायर प्लस का bx प्लस का c। और यहाँ पर शर्त भी होती है कि a 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। जो त्रिघाती बहुपद होता है बेटा, त्रिघाती बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है वो भी देख लो। त्रिघाती बहुपद का व्यापक रूप ax क्यूब प्लस का bx स्क्वायर प्लस का cx प्लस का d। एक एक चर बढ़ता जाता, एक एक कांस्टेंट बढ़ता जाता है। देखो यहाँ पर a b था, यहाँ पे a b c आ गया, यहाँ पर a b c d आ गया, ठीक है। अगला आता है बच्चों, किसी भी वास्तविक संख्या a के लिए बहुपद px का एक शून्यक होती है जब pa बराबर 0 हो। जिस बिंदु पर बेटा बहुपद का मान क्या हो जाता है, जिस बिंदु पर बहुपद का मान 0 हो जाता है वह क्या कहलाता है, बहुपद का एक शून्यक कहलाता है। बहुत सारे बिंदु होते हैं, वैसे तो हम बहुत सारे मान निकाल सकते हैं, लेकिन जिस बिंदु पर बहुपद का मान 0 होता है वही शून्यक कहलाता है। शून्यक हमें निकालना होता है। अब बच्चों यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट सर्वसमीकाएं हैं, एक एक करके सारी सर्वसमीकाओं को देखते हैं। देखो पहली सर्वसमीका हमारे पास है x प्लस वाई का होल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy होता है। फिर दूसरी सर्वसमीका हमारे पास आती है x माइनस वाई का होल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये प्लस की बजाय माइनस का 2xy हो जाता है, बस इतना सा फर्क है। फिर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट, एक बार x प्लस वाई को जोड़ दिया, मतलब x और y को जोड़ दिया, एक बार एक्स वाई को घटा दिया तो बेटा ये किसके बराबर होता है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर के बराबर। अगली सर्वसमीका हमारे पास है x प्लस ए एक्स प्लस बी, एक्स स्क्वायर, पहले x के x में गुणा करेंगे, फिर क्या आता है a प्लस बी, ए और b को जोड़ेंगे, फिर उसके x में गुणा करेंगे और फिर a और b की गुणा कर देंगे। इस प्रकार से किया जाता है। फिर अगर मान लीजिए 3 चर आ जाए x, y और z, इन तीनों का स्क्वायर करना हो तो क्या हो जाता है बेटा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx। इस पर भी क्वेश्चन पूछते हैं पेपर में। और अगला है हमारे पास x प्लस वाई की घात 3, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy ब्रैकेट के अंदर x प्लस वाई। अगला आता है हमारे पास x माइनस वाई की घात 3, तो एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3xy ब्रैकेट में x माइनस का y। अगला आता है हमारे पास बच्चों एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब। ये तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बेटा, इस पर तो आपको पेपर में सवाल ज़रूर मिलने वाला है। ये ऐसी सर्वसमीका है, माइनस का 3xyz क्या होता है, ये x प्लस वाई प्लस जेड, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस xy माइनस yz माइनस zx। दूसरी बात बच्चों, इसमें ध्यान ये रखना होता है कि अगर ये आपको क्या दिया हुआ हो, 0 दिया हुआ हो, यानी अगर x प्लस वाई प्लस जेड बेटा अगर ये आपको 0 दिया जाता है तो आपका एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब ये किसके बराबर हो जाता है, 3xyz के बराबर हो जाता है। इस चीज़ को बच्चों आप लोग ध्यान रखेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पर पेपर में सवाल ज़रूर पूछते हैं, याद कर लेना, इसको लिख भी लेना, ठीक है। चलो इसके बाद अगला बात करते हैं बच्चों, तीसरा चैप्टर है हमारा निर्देशांक ज्यामिति। निर्देशांक ज्यामिति में हम जानते हैं कि किसी भी बिंदु के निर्देशांक कैसे लिखे जाते हैं, x, y के रूप में। पहले x लिखा जाता है फिर y लिखा जाता है। इसी को ही हम क्या कहते हैं बेटा, x को हम लोग बोलते हैं बिंदु का भुज और y को हम लोग क्या बोलते हैं, बिंदु की कोटि कहते हैं। x को भुज कहते हैं और y को क्या कहते हैं बच्चों, बिंदु की कोटि कहते हैं, ठीक है। पहले x लिखा जाता है फिर y लिखा जाता है। कार्तीय पद्धति में ऐसे ही होता है। अब देखिए कार्तीय तल, चतुर्थांश और मूल बिंदु, अगर इन तीनों के बारे में बात करें तो देखिए ये हमारा क्या हो जाता है बच्चों, ये हमारा होता है ऊर्ध्वाधर रेखा, ये होती है हमारी क्षैतिज रेखा। क्षैतिज संख्या रेखा को हम लोग x अक्ष बोलते हैं। इधर की तरफ माइनस का x होता है, ऊपर की तरफ प्लस का y होता है, नीचे की तरफ माइनस का y होता है। और अगर हम यहाँ पर बच्चों बिंदु दिखाना चाहते हैं
तो जिस बिंदु पर दोनों अक्ष एक दूसरे को काटते हैं वह मूल बिंदु होता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, 0 0। मूल बिंदु के निर्देशांक क्या होते हैं बच्चों, 0 0 होते हैं, ये भी ध्यान रखेंगे। ठीक है, इधर की तरफ चलते हैं तो आपका क्या होता है, प्लस के नंबर्स होते हैं, इधर की तरफ चलते हैं तो क्या होता है, माइनस के नंबर होते हैं, ऊपर की तरफ चलते हैं तो प्लस के नंबर होते हैं, नीचे की तरफ चलते हैं तो माइनस के नंबर होते हैं। ठीक है, ये हमारा क्या होता है, प्रथम चतुर्थांश होता है, ये हमारा फिर द्वितीय चतुर्थांश होता है, ये हमारा फिर तीसरा चतुर्थांश होता है, ये हमारा फिर चतुर्थ चतुर्थांश होता है। और बच्चों इसी में ही अगर हम लोग चिन्हों के बारे में बात करें तो पहले चतुर्थांश में दोनों क्या होते हैं, प्लस होते हैं, दूसरे में x माइनस होता है, ये प्लस होता है, तीसरे में दोनों माइनस होते हैं, और चौथे में x कैसा होता है, प्लस का, y कैसा होता है, माइनस का। तो चिन्ह देख करके भी हम बता सकते हैं कि कौन सा बिंदु कहाँ पर होगा। ये 1 2 3 4 5 6, ये आपका क्या होगा, -1 -2 -3 -4 -5 -6, ये भी इधर क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6, और इधर होगा -1 -2 -3 -4 -5, इस तरीके से। ठीक है, मूल बिंदु के निर्देशांक 0 0। ठीक है, ये हो गया आपका मूल बिंदु, चतुर्थांश और कार्तीय तल। ठीक है, चलिए इसके बाद बच्चों बात करते हैं, अगला जो चैप्टर है दो चर वाले रैखिक समीकरण। तो जो दो चर वाले रैखिक समीकरण है बेटा, इसमें क्या क्या होता है, देखो कोई भी दो चरों वाला रैखिक समीकरण ax + by + c = 0 के रूप में लिखा जाता है। और बच्चों यहाँ पर दो चरों वाले रैखिक समीकरण के कितने हल होते हैं, अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं, बहुत सारे हल होते हैं। क्योंकि बेटा जी जो दो चरों वाला रैखिक समीकरण होता है वो एक रेखा को दिखाता है, और हम जानते हैं कि एक रेखा पर तो बहुत सारे बिंदु होते हैं, अनगिनत बिंदु होते हैं। क्योंकि अनगिनत बिंदु होते हैं, जितने बिंदु उतने हल, एक बिंदु होगा एक हल, दो बिंदु दो हल, तीन बिंदु तीन हल, चार बिंदु चार हल। तो अगर बहुत सारे बिंदु है तो बेटा जी क्या हो जाएगा, बहुत सारे हल हो जाएंगे। फिर अगला आता है, दो चरों वाले रैखिक समीकरण के आलेख पर स्थित प्रत्येक बिंदु रैखिक समीकरण का एक हल होता है। साथ ही रैखिक समीकरण का प्रत्येक हल रैखिक समीकरण के आलेख पर स्थित एक बिंदु होता है, जो बात मैंने आपको बताई। और वो कैसे निकालते हैं हम लोग, वो बेटा जी उसके लिए हम लोग एक बॉक्स बना लेते हैं, इस प्रकार से एक बॉक्स बनाते हैं, याद करो। ठीक है, और फिर इसमें हम यहाँ पर x लिखते हैं, यहाँ पर y लिखते हैं, एक बार x को 0 करते हैं, एक बार y को 0 करते हैं, और फिर कुछ और भी मान निकाल सकते हैं, रख सकते हैं। कहने का मतलब ये है, अगर मान लो मैंने यहाँ पर 1 रखा, 2 रखा, जो मर्जी चाहे वो रख सकते हैं। सबसे आसान क्या होता है, 0 0 रख देना। ठीक है, एक बार x को एक बार y को। अच्छा, इसके बाद अगला चैप्टर आता है हमारा 5th चैप्टर, यूक्लिड की ज्यामिति का परिचय। इसमें क्या क्या बातें होती है बेटा, देखो एक तो होती है अभिगृहित और अभिधारणाएं ऐसी कल्पनाएं होती है जिनको पहले से ही सच माना गया है, जिनको पहले से ही सत्य माना गया है। यह सर्वव्यापी सत्य होती हैं, इन्हें सिद्ध करने की जरूरत नहीं होती, इन्हें सिद्ध नहीं किया जाता। जबकि प्रमेय वो होते हैं कथन जिन्हें परिभाषाओं के द्वारा, अभिगृहितों के द्वारा, पहले सिद्ध किए गए कथनों के द्वारा, निगमनों के द्वारा, तर्कण द्वारा सिद्ध किया जाता है। लॉजिक लगा करके अभिगृहित की हेल्प से या परिभाषा की हेल्प से इसको हम लोग क्या कहते हैं, सिद्ध करते हैं। तो सिद्ध किसको किया जाता है बच्चों, देखो प्रमेय को सिद्ध किया जाता है, प्रमेय को सिद्ध किया जाता है, प्रमेय को सिद्ध किया जाता है, अभिगृहित को सिद्ध नहीं किया जाता, ध्यान रहे, अभिगृहित को सिद्ध नहीं किया जाता। ठीक है, फिर अगला है बेटा जी, यूक्लिड की कुछ जो अभिगृहित है वो यहाँ पे दी गई हैं। वे वस्तुएं जो एक ही वस्तु के बराबर हो, परस्पर बराबर होती हैं। वे यदि बराबरों को बराबरों में जोड़ा जाए तो पूर्ण बराबर होगा, यदि बराबरों में से बराबर घटाए जाते हैं तो जो ये शेषफल आता है वो बराबर होता है। एक पूरा का पूरा हिस्सा जो है बेटा जी वो अपने भाग से बड़ा होता है। ठीक है, वे वस्तुएं जो परस्पर संपाती होती हैं एक दूसरे के बराबर होती हैं। अगला पॉइंट है, एक ही वस्तुओं के दुगने परस्पर बराबर होते हैं, एक ही वस्तु के जो आधे होते हैं वो भी बराबर होते हैं। मतलब कोई दो अलग अलग चीजें हैं और वो किसी तीसरी चीज की आधी है तो वो आपस में क्या होंगी, बराबर होंगी। जैसे मान लो 1 किलो क्या है आपके पास, 1 किलो आपके पास है चीनी, ठीक है, और आधा किलो आपके पास क्या है, आधा किलो दाल है, और आपके पास आधा किलो क्या है, चावल है। तो अब बच्चों मुझे बताओ, देखो ये जो आधा किलो चावल है ये 1 किलो का क्या है, आधा, जो दाल है वो भी चीनी का क्या है, आधा। तो इसका मतलब ये दोनों आपस में क्या हुए, बराबर हुए ना भाई, ये भी आधा किलो है ये भी आधा किलो है, तो ये दोनों आपस में क्या हुए, बराबर हुए कि नहीं हुए। यही बात यहाँ पर बताई गई है। सेम यही चीज डबल के लिए भी होती है। ठीक है, चलो अगला क्या आता है बेटा जी, इसमें आती है कुछ अभिधारणाएं। तो अभिधारणाओं में बेटा पहली अभिधारणा क्या है, एक बिंदु से एक अन्य बिंदु तक केवल एक रेखा खींची जा सकती है। एक पॉइंट ये है, एक अगला पॉइंट ये है, इससे इस तक केवल एक रेखा खींच सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं खींच सकते।
फिर अब दूसरी अभिधारणा, एक शांत रेखा को अनिश्चित रूप से बढ़ाया जा सकता है। मान लो ये आपके पास एक रेखा है, ठीक है, तो ये शांत है। अब इसको आप इधर चाहे जितना जहां तक बढ़ा सकते हो, और इसको आप इधर चाहे जितना जहां तक चाहो उतना बढ़ा सकते हो, दोनों तरफ से, ठीक है। तीसरी अभिधारणा है, किसी को केंद्र मानकर किसी त्रिज्या से अगर एक वृत्त खींचा जाता है तो वो एक ही वृत्त होता है, एक से ज्यादा नहीं होता। बच्चों इस बात को समझिए। अच्छा, पहले तो एक बार जल्दी से सारे बच्चे जो है इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। बेटा सब्सक्रिप्शन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो जल्दी से सारे बच्चे, जितने भी लोग, मैं तो हर किसी के लिए कह रहा हूँ, जितने भी लोग, जो कोई भी इस वीडियो को देख रहा है, आपसे कहना चाहूँगा कि बेटा आप लोग जो है इस वीडियो के साथ साथ में इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। क्योंकि चैनल को बेटा अगर सब्सक्राइब करते हैं आप लोग तो आपके पास नोटिफिकेशन तुरंत आता है और आपको किसी भी क्लास का, किसी भी वीडियो का पता चल जाता है, ठीक है, जो भी नई क्लास या नई वीडियो आती है। ओके, आगे बढ़े। लाइक कर दिया आप लोगों ने वीडियो को, पक्का? चलो आगे, ठीक है। और लास्ट में जब वीडियो खत्म होगी तो आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा कि ये वीडियो आपके लिए कितनी हेल्पफुल रही और आप आगे कौन सी वीडियो चाहते हैं, मैं उस पर वीडियो आपके लिए जरूर लेकर आऊँगा। चलिए, तो बच्चों अगली जो हमारे पास आती है, मतलब कहने का ये है कि अगर आप एक केंद्र ले लेते हैं किसी बिंदु को और आपने एक त्रिज्या ले ली, तो हर बार आपसे आपको वही वृत्त मिलेगा। इस पर देख रहे हो आप, यही बार बार आपको वृत्त मिलता जाएगा। मतलब अगर आप दूसरा वृत्त चाहते हो, या तो आपको क्या करना पड़ेगा, केंद्र बदलना पड़ेगा। मैंने यहाँ की बजाय यहाँ केंद्र ले लिया, त्रिज्या मैंने उतनी ही रखी, तो मुझे एक दूसरा वृत्त मिल गया। या फिर मुझे क्या करना पड़ेगा, अगर मैं केंद्र नहीं बदल रहा हूँ तो मैं एक काम करता हूँ, मैं त्रिज्या बदल लेता हूँ, मैं इतनी त्रिज्या ले लेता हूँ, तो देखो मुझे एक नया वृत्त मिल गया। कहने का मतलब है केंद्र बदलो या फिर त्रिज्या बदलो, तब अलग वृत्त मिलेगा। सभी समकोण एक दूसरे के क्या होते हैं, बराबर। समकोण का मतलब होता है बेटा 90 डिग्री का कोण, यानी लंब जिसे कहते हैं। तो 90 डिग्री के कोण सारे आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। चलिए अगली बात आता है, अगला चैप्टर आता है बच्चों हमारा, छठा चैप्टर है रेखाएं और कोण। देखिए बात करते करते, फॉर्मूला रिवीजन करते करते छठे चैप्टर पे हम लोग आ चुके हैं। लगभग आधा सिलेबस खत्म, 12 ही तो चैप्टर है। बच्चों देखो, यदि एक किरण एक रेखा पर खड़ी हो तो इस प्रकार बने दोनों आसन्न कोणों का योग 180 डिग्री होता है। मान लो कि आपके पास एक क्या है, एक रेखा है और इस पर एक ऐसे किरण खड़ी हुई है, तो एक कोण ये होगा और इसके बगल में एक ये वाला कोण होगा, यानी इन दोनों का जोड़ कितना आएगा, इन दोनों का जोड़ जो है बेटा 180 डिग्री आएगा, यहाँ से लेके यहाँ तक। ये योग कितना आता है, 180 डिग्री। ये दोनों अगल बगल के कोण कहलाते हैं आसन्न कोण। और विलोमता, यदि दो आसन्न कोणों का जोड़ 180 हो, उभयनिष्ठ भुजाएं अउभयनिष्ठ भुजाएं एक रेखा बनाती हूं, तो इन गुणों को मिलाकर के युग्म अभिग्रहित बनते हैं। ये इसका जस्ट उल्टा है। दो रेखाएं परस्पर प्रतिच्छेद करें तो शीर्षाभिमुख कोण बराबर होते हैं। ऐसे अगर दो रेखाएं काटती हैं तो क्या होता है बच्चों, ये जो कोण होते हैं ना, 1 नंबर 2 नंबर, फिर ये जो कोण होते हैं, ठीक है, 3 नंबर 4 नंबर, तो कोण 1 बराबर होगा कोण 2 के और कोण 3 बराबर होगा कोण 4 के। शीर्षाभिमुख कोण कहा जाता है इनको। शीर्षाभिमुख कोण आमने सामने के जो कोण हैं ये आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। वे रेखाएं जो एक ही रेखा के समांतर होती है, परस्पर समांतर होती हैं। अब देखो ये एक रेखा है, इसके समांतर ये एक दूसरी रेखा है, फिर इस रेखा के समांतर एक ये तीसरी रेखा है। तो इसका मतलब ये पहली और तीसरी रेखा, ये रेखा इसके समांतर है, यही रेखा इस रेखा के समांतर है। इसका मतलब ये पहली वाली रेखा तीसरी वाली रेखा के क्या होगी, समांतर होगी। ये तीनों रेखाएं आपस में क्या होंगी, समांतर होंगी। ठीक है, समझ में आ गया इतना। चलो अगला आता है बच्चों 7वां चैप्टर त्रिभुज। त्रिभुज में हम लोग क्या पढ़ते हैं, त्रिभुजों के प्रकार। समबाहु त्रिभुज क्या होता है, समबाहु त्रिभुज एक ऐसा त्रिभुज होता है जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, इसकी तीनों भुजाएं आपस में क्या होती हैं, बराबर होती हैं और इसके ये तीनों कोण कितने कितने डिग्री के होते हैं, 60-60 डिग्री के होते हैं। ठीक है, समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र होता है √3/4, जो उसकी भुजा होती है बच्चों, भुजा का वर्ग। ये इसके त्रिभुज के क्षेत्रफल का, समबाहु का। ठीक है, समद्विबाहु में क्या होता है, दो भुजाएं बराबर होती हैं। अब जो दोनों भुजाएं बराबर हैं उनके सामने वाले कोण भी आपस में बराबर होंगे। जितना ये वाला कोण होगा उतना ही ये वाला कोण होगा। अब ये कितना भी हो सकता है, वो तो क्वेश्चन में ही दिया हुआ होगा, तब पता चलेगा। समकोण त्रिभुज में क्या होता है बेटा, एक कोण 90 डिग्री का होता है, उसे हम समकोण त्रिभुज कहते हैं। ये वो त्रिभुज हैं जो सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं। अच्छा एक चीज और कि समकोण त्रिभुज में लगती है बच्चों पाइथागोरस प्रमेय। समकोण त्रिभुज में क्या लगती है, पाइथागोरस की प्रमेय लगती है। पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है, कर्ण का वर्ग बराबर क्या होता है, आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग। जो 90 डिग्री के सामने होता है वो कर्ण भुजा होती है, जिसे हम के बोल देते हैं। ये आपका आधार हो जाएगा, क्यों इस कोण की बात चल रही है, मान लो थीटा कोण की, तो ये आपका क्या हो जाएगा, आधार। आधार यानी कि ए, और ये आपका लंब है ही है, तो इसको हम बोल देते हैं शॉर्ट में एल। ठीक है बच्चों,
चलो, तो ये होता है मेन। इसके बाद हम यहाँ पर बात करते हैं दो त्रिभुजों की सर्वांग समता की। तो सर्वांग समता में हम यहाँ पर क्या देखते हैं, सर्वांग समता त्रिभुज के लिए कब कहलाती है, जब दोनों त्रिभुज देखने में भी एक जैसे होते हैं, उनका डिजाइन भी सेम होता है और उनका साइज भी सेम होता है। जैसे ये दोनों त्रिभुज है, ये दोनों देखने में भी एक जैसे लग रहे हैं, इनका साइज भी आपस में बराबर है, इसका मतलब ये दोनों त्रिभुज क्या होंगे, ये दोनों त्रिभुज आपस में सर्वांगसम होंगे। और सर्वांगसमता के लिए हम क्या देखते हैं, संगतता देखते हैं। संगतता से क्या हो जाएगा यहाँ पर, जैसे देखो ये Q जो है किसके संगत हो जाएगा, B के संगत हो जाएगा, Q संगत हो जाएगा B के, Q संगत हो जाएगा B के, क्योंकि कोण Q कोण B दोनों बराबर है। फिर C किसके संगत हो जाएगा, C जो है आपका वो R के संगत हो जाएगा, C जो है वो R के संगत हो जाएगा। और यहाँ देखो A 60 है, यहाँ पर P 60 है, ये दोनों 60-60 है, इसका मतलब P जो है ये किसके संगत हो जाएगा, A के संगत हो जाएगा। तो अगर मैं बच्चों क्या लिखता हूँ त्रिभुज, मैं अगर लिखता हूँ त्रिभुज PRQ, ये सर्वांगसम है, ये सर्वांगसम है, किसके सर्वांगसम है, तो दूसरे वाले का नाम क्या लिखा जाएगा, संगतता से बता दो, संगतता से दूसरे वाले का नाम लिखा जाएगा। पहले P लिखा हुआ है, P का मान क्या है, P का मान है A, फिर क्या लिखा हुआ है R, R के लिए क्या है C, फिर लिखा हुआ है Q, Q के लिए क्या है B, तो B आ जाएगा। इस प्रकार से हम लोग करते हैं। अब यहाँ पर देखिए, किसी त्रिभुज की दो सर्वांग समता के लिए जो कसौटी है, दो त्रिभुजों की सर्वांग समता की कसौटी, कि अगर दो भुजाएं और उसको बनाने वाला जो कोण है, उनके बीच का जो कोण है, अगर वो क्या हो, आपस में बराबर होते हैं, तो वो दोनों त्रिभुज क्या होते हैं, सर्वांगसम होते हैं। इसे हम लोग क्या कहते हैं, SAS सर्वांग समता का नियम। ठीक है, अगला क्या आता है, अगला हमारे पास आता है नेक्स्ट जो हमारे पास कसौटी है, एक त्रिभुज के दो कोण और अंतर्गत भुजा, दो कोण हो और उनको बनाने वाली जो भुजाएं हैं, उनके बीच की जो भुजा है, अगर वो आपस में बराबर होते हैं तो वो दोनों त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं। नेक्स्ट अगला आता है हमारे पास कि अगर किसी एक त्रिभुज के दो कोण बराबर हो और कोई एक भुजा आपस में बराबर हो, संगत भुजा, तो दोनों त्रिभुज क्या होते हैं, सर्वांगसम होते हैं, AAS सर्वांग समता के नियम से। फिर तीसरा चौथा हमारे पास आता है, त्रिभुज की बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं, वो मैंने अभी बता ही दिया। त्रिभुज के बराबर कोणों की सम्मुख भुजाएं बराबर होती है। अब ये जस्ट उसका उल्टा है कि जो कोण बराबर है उनके सामने वाली भुजाएं बराबर होंगी, तो ये एक अलग पॉइंट हो जाएगा। फिर अगला आता है, किसी समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण 60 डिग्री का होता है, मैंने बता ही दिया। नेक्स्ट आता है हमारे पास, यदि एक त्रिभुज की तीनों भुजाएं दूसरे त्रिभुज की तीनों भुजाओं के बराबर होती हैं तो दोनों त्रिभुज क्या होते हैं, सर्वांगसम होते हैं। ये कौन सा नियम है, भुजा 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 सर्वांग समता का नियम है। और अगली कसौटी आती है हमारे पास RHS कसौटी, दो समकोण त्रिभुजों के लिए अगर उसका कर्ण जो है, दोनों का कर्ण आपस में बराबर हो, ठीक है, एक भुजा बराबर हो। आप इसको ऐसे देखो, ये आपके पास क्या है, ये आपके पास एक त्रिभुज है, और देखो ये आपके पास एक त्रिभुज है, ऐसा ही आपके पास दूसरा त्रिभुज है, ठीक है, ये आपके पास दो त्रिभुज है अलग अलग। अब क्या होता है, अब देखो इसमें ये दोनों कोण 90-90 डिग्री के हैं, ठीक है, इसकी जो ये वाली भुजा है वो 2 सेंटीमीटर है, इसकी भी भुजा वाली 2 सेंटीमीटर, इसकी वाली भुजा 1 सेंटीमीटर, इसकी वाली भुजा 1 सेंटीमीटर है, इसका नाम ABC है, इसका नाम PQR है। तो हम क्या देख रहे हैं, हम देख रहे हैं कि दोनों का देखो 90-90 डिग्री का कोण है, इसे हम बोलेंगे समकोण, समकोण यानी कि R। फिर ये देखो कर्ण भुजा दोनों में बराबर है, यानी ये हो जाएगा H, ये आपका क्या हो जाएगा, H हो जाएगा। और फिर दोनों भुजाएं जो बचती हैं उनमें से एक भुजा यानी कि S, जिसे हम बोलेंगे साइड, तो ये हो जाता है RHS सर्वांग समता का नियम। ये दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे, सर्वांगसम हो जाएंगे। अगला आता है बच्चों हमारे पास चतुर्भुज चैप्टर। चतुर्भुज में हम लोग क्या पढ़ते हैं, ज्यादातर समांतर चतुर्भुज के बारे में ही पढ़ते हैं। समांतर चतुर्भुज एक ऐसा चतुर्भुज होता है जिसका एक विकर्ण उसे दो सर्वांगसम त्रिभुजों में विभाजित करता है। अगर मान लो मैं यहाँ पर एक सर्वांगसम त्रिभुज बनाता हूँ, देखो ये मेरे पास क्या है, ये हाँ, ये मेरे पास क्या है, एक त्रिभुज है जो कि कैसा है, सर्वांगसम है। तो इस सर्वांगसम त्रिभुज में अगर मैंने ये विकर्ण खींचा तो देखो दो अलग अलग त्रिभुज बने, ये दोनों त्रिभुज आपस में कैसे होंगे, सर्वांगसम होंगे। एक समांतर चतुर्भुज में सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं, ये वाली भुजा इसके बराबर होगी, ये वाली भुजा इसके बराबर होगी, ठीक है। सम्मुख कोण भी बराबर होते हैं, यानी जितना ये वाला कोण होगा उतना ही ये वाला कोण होगा, जितना ये वाला कोण होगा बच्चों उतना ही ये वाला कोण होगा, सामने वाले कोण बराबर होंगे। विकर्ण परस्पर समद्विभाजित करते हैं, यानी कि जो ये विकर्ण एक दूसरे को काटेंगे ना, बराबर बराबर पे काटेंगे। देखो ये यहाँ पे काट रहे हैं इस बिंदु पे, तो जितनी ये वाली दूरी होगी उतनी ही ये वाली दूरी होगी, और जितनी ये वाली दूरी होगी उतनी ही ये वाली दूरी होगी। आपस में क्या होगा, बराबर। जैसे मान लो ये 3 सेंटीमीटर है तो ये भी 3 सेंटीमीटर, ये 2 सेंटीमीटर है तो ये भी 2 सेंटीमीटर, बराबर बराबर पे विकर्ण काटते हैं, किसके, समांतर चतुर्भुज के, ठीक है।
चलिए अगला आता है यहाँ पर आयत जो होता है, आयत के विकर्ण परस्पर समद्विभाजित करते हैं और बराबर होते हैं। इसका विलोम भी सत्य है। जो आयत होता है उसमें विकर्ण क्या करते हैं, समद्विभाजित करते हैं और आपस में बराबर भी होते हैं। समचतुर्भुज के विकर्ण परस्पर समकोण पर यानी 90 डिग्री पर काटते हैं। समचतुर्भुज एक ऐसा चतुर्भुज होता है जिसमें चारों भुजाएं भी बराबर होती हैं। देखो ये देखो कुछ इस प्रकार का है। ये क्या है, ये आपका एक समचतुर्भुज है। तो समचतुर्भुज में क्या होता है बेटा, चारों भुजाएं आपस में क्या होती हैं, बराबर होती हैं। और अगर मैं इसका विकर्ण खींचता हूं ना, ये देखो मैंने इसका विकर्ण खींचा, तो ये विकर्ण कहाँ पर काटते हैं, ये विकर्ण जो है 90 डिग्री पर काटते हैं। ये समचतुर्भुज है, चारों भुजाएं आपस में बराबर हैं। वर्ग के विकर्ण परस्पर समकोण पर समद्विभाजित करते हैं, सही बात है, और आपस में बराबर भी होते हैं। फिर अगला पॉइंट है, किसी त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाला रेखाखंड तीसरी भुजा के समांतर होता है और उसका आधा भी होता है। ठीक है, इसको आप ऐसे समझ सकते हो, ये आपके पास क्या है, एक त्रिभुज है, इसके आपने किन्हीं दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाया, इसको और इसको आपने मध्य बिंदु को मिलाया, तो ये जो रेखाखंड बना ये तीसरी भुजा के क्या होगा, समांतर होगा। और ये मान लो CD रेखाखंड है, ये आपका PQR है, इसको मान लेते हैं कि ये P है, ये Q है, ये R है। तो जो ये CD रेखाखंड होगा ना, CD रेखाखंड समांतर होगा किसके, QR के। और जो CD रेखाखंड है ये आधा भी होगा, CD आधा भी होगा, किसका आधा होगा, QR का। यही बात यहाँ पे लिखी हुई है कि ये इसका आधा भी होता है। फिर अगला है, किसी त्रिभुज की एक भुजा के मध्य बिंदु से दूसरी भुजा के समांतर खींची गई रेखा तीसरी भुजा को समद्विभाजित करती है। आपने यहाँ से अगर कोई रेखा खींची है तो ये तीसरी भुजा को भी क्या करेगी, समद्विभाजित करेगी, अगर ये इसके समांतर खींची गई है तो। ठीक है, समझ में आ गया सबको। चलिए तो बच्चों आगे बढ़ते हैं अपने नवे चैप्टर पे। नवा चैप्टर है हमारे पास वृत्त। वृत्त में क्या है, एक वृत्त किसी तल के उन सभी बिंदुओं का समूह होता है उस तल के एक स्थिर बिंदु से समान दूरी पर हो। मतलब आपने एक फिक्स पॉइंट ले लिया और एक आपने फिक्स डिस्टेंस ले लिया। अब इस पर जितने भी बिंदु होंगे ना, अगर आप इन बिंदुओं को क्या करोगे, आपस में मिलाओगे तो आपको क्या मिल जाएगा, एक वृत्त मिल जाएगा। ठीक है, ये सारे फिक्स दूरी पर है। ये क्या कहलाता है, वृत्त का केंद्र कहलाता है, फिक्स पॉइंट जो होता है। और ये जो फिक्स डिस्टेंस होती है, ये जो फिक्स दूरी होती है बेटा, ये क्या कहलाती है, वृत्त की त्रिज्या कहलाती है। ये इधर भी हो सकती है, 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 कहीं पे भी हो सकती है। ठीक है, एक वृत्त की या सर्वांगसम वृत्तों की जो जीवाएं होती हैं वो केंद्र पर बराबर कोण बनाती हैं। जैसे मान लो यहाँ पर मैंने एक वृत्त बनाया, अब इस वृत्त की मैंने एक जीवा ये खींची और एक जीवा मैंने ये खींची, ये भी 10 सेंटीमीटर की है, ये भी 10 सेंटीमीटर की है। तो जितना केंद्र पर कोण ये बनाएगी उतना केंद्र पर कोण ये बनाएगी। ये मान लो यहाँ पर केंद्र, जितना कोण ये होगा उतना ही कोण ये होगा। समझ में आ गया सभी को। चलिए अगला देखते हैं, यदि किसी वृत्त या सर्वांगसम वृत्तों की दो जीवाएं केंद्र पर बराबर कोण बनाती हैं तो वो जीवाएं बराबर होंगी। अब ये इसी का उल्टा हो गया। ठीक है, अब देखिए अगला पॉइंट, किसी वृत्त के केंद्र से किसी जीवा पर डाला गया लंब उसे समद्विभाजित करता है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये। देखो बच्चों, आपके पास क्या है, आपके पास मान लीजिए कि ये एक वृत्त है। अब इस वृत्त में आपने क्या किया, यहाँ से केंद्र से, ये मान लो क्या है केंद्र, और ये आपकी क्या है जीवा। आपने केंद्र से जीवा पर क्या डाला, आपने केंद्र से जो है जीवा पर लंब डाला, तो ये जीवा को क्या करेगा, आधा आधा बांट देगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास, केंद्र से बाहर जाने वाला और किसी जीवा को समद्विभाजित करने वाला रेखा जीवा पर लंब होती है। ये वही बात है कि केंद्र से होकर जाने वाली है ना, और जीवा को आधा आधा बांटने वाली रेखा क्या कहलाएगी, जीवा पर लंब होती है। ये लंब है। ठीक है, चलिए अगला पॉइंट आता है हमारे पास, एक वृत्त की या सर्वांगसम वृत्तों की बराबर जीवाएं केंद्र से संगत कोणों पर समान दूरी पर होती हैं। अब जैसे देखो, ये आपके पास एक वृत्त है, ये केंद्र है, एक जीवा ये है और दूसरी जीवा ये है। तो ये कह रहे हैं कि ये जीवाएं आपस में क्या है, बराबर हैं, जितनी ये है उतनी ये है। मान लो अगर ये 15 सेंटीमीटर की है तो ये भी 15 सेंटीमीटर की है। अब ये मानो इसकी जितनी दूरी है उतनी ही दूरी इसकी है। मान लो अगर ये 5 सेंटीमीटर की दूरी पर है तो ये भी केंद्र से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर होगी। यही बात यहाँ पर बोली गई है। एक वृत्त के केंद्र से, समान वृत्तों के केंद्र से दो समान दूरी पर स्थित जीवाएं भी क्या होती हैं, आपस में बराबर होती है। वही बात है कि अगर बराबर दूरी पर स्थित जीवाएं हों तो वो लंबाई में भी आपस में क्या होती हैं, बराबर होती हैं। यदि किसी वृत्त के दो चाप सर्वांगसम हो तो उनकी संगत जीवाएं भी बराबर होती हैं। किसी वृत्त की सर्वांगसम चाप केंद्र पर बराबर कोण अंतरित करते हैं। देखो, जो चाप होते हैं वो केंद्र पर बराबर कोण अंतरित करते हैं। मान लो एक चाप है आपका A से B,
और एक चाप है आपका यहाँ पर P से Q, ठीक है। तो ये आपका जो AB चाप है, ये जो आपका PQ चाप है, ये यहाँ पर केंद्र पर, मान लो AB चाप जो है, AB चाप को हम ऐसे लिखेंगे, PQ चाप को हम ऐसे लिखेंगे। ये दोनों चाप आपस में क्या है, बराबर हैं। तो जितना कोण ये वाला चाप बनाएगा ना केंद्र पर, उतना ही कोण ये वाला चाप भी बनाएगा। अगर मान लो ये थीटा बनाता है तो ये भी कितना बनाएगा, थीटा बनाएगा, बशर्ते दोनों के चापों की लंबाइयां आपस में बराबर हैं। तो समझ में आ रहा है बच्चों, यहाँ तक सबको रिवाइज हो गया बढ़िया तरीके से। एक बार सारे लोग जो है जा रहे, जितने भी बच्चे देख रहे हैं या जो कोई भी देख रहा है, उसके लिए मैं बोलना चाहूँगा कि इसको जल्दी से एक बार लाइक कर दीजिए वीडियो को, अगर आपको हेल्पफुल लग रही है, अगर आपको अमित सर का पढ़ाया हुआ समझ में आ रहा है तो। ठीक है, रिविजन कर रहे हैं हम लोग। चलिए इसके बाद बच्चों आगे बढ़ते हैं अगले। किसी चाप द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण उसके द्वारा वृत्त के शेष भाग के किसी भी बिंदु पर अंतरित कोण का दुगना होता है। केंद्र पर बना कोण वृत्त के किसी भी बिंदु पर बने कोण का दुगना होता है। मान लो यहाँ पर आपने क्या किया, यहाँ पर इससे A और B लिख लेते हैं इसको, और ये आपका यहाँ पर क्या है, केंद्र है O। तो आपने यहाँ से एक केंद्र पर कोण बनाया और इसी चाप से आपने वृत्त के किसी बिंदु पर एक कोण बनाया। अब ये इधर भी हो सकता है, यहाँ पर ऐसे, ये इधर भी हो सकता है यहाँ पर इस प्रकार से। देखो, तो आप यहाँ पर किसी भी बिंदु पर अगर आप लेते हैं, मान लो ये वाला बिंदु है आपका कौन सा, P बिंदु, ये वाला कौन सा है, Q बिंदु है, ये कौन सा बिंदु है, R बिंदु है। तो ये सारे कोण जो हैं, अगर मान लीजिए ये केंद्र पर बना कोण कितना है, मान लो ये कोण थीटा है, ये कोण थीटा है, ये कोण थीटा है, तो ये कितना होगा, ये 2 थीटा होगा। केंद्र पर बना कोण परिधि पर बने कोण का दुगना होता है। फिर एक ही वृत्तखंड में बने कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। देखो ये सारे कोण एक ही वृत्तखंड में बन रहे हैं कि नहीं बन रहे हैं, ये सारे कोण एक साथ बन रहे हैं, एक साइड में बन रहे हैं, तो इसलिए ये सारे आपस में बराबर होंगे। अगर मैं यहाँ पर एक और तीसरा ले लेता, मान लो यहाँ से यहाँ में ले लेता, तो ये भी क्या होता, ये भी थीटा ही होता। अगर मैं यहाँ पर एक बिंदु ले लेता ऐसे, तो ये भी क्या होता, ये भी थीटा ही होता। अगर मैं यहाँ पर एक बिंदु ले लेता इस जगह पर, तो ये भी क्या होता, ये वाला भी थीटा ही होता, क्योंकि ये सारे एक ही तरफ बन रहे थे। फिर कह रहे हैं अर्धवृत्त का कोण क्या होता है, समकोण होता है। अर्धवृत्त में बना कोण समकोण होता है। ये देखो, ये आपका क्या है, ये आपका हो जाएगा व्यास AB, ये आपका AB व्यास हो गया। ये आपने यहाँ पर क्या ले लिया, ये आपका यहाँ पर केंद्र है O, और मान लो आपने इस बिंदु पर लिया, तो ये वाला कोण कितने डिग्री होगा, ये वाला कोण 90 डिग्री का होगा। चक्रीय चतुर्भुज के, है ना, चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों के प्रत्येक युग्म का जोड़ 180 डिग्री होता है। चक्रीय चतुर्भुज कैसा चतुर्भुज होता है, चक्रीय चतुर्भुज एक ऐसा चतुर्भुज होता है जिसके चारों बिंदु कहां पर होते हैं, वृत्त पर स्थित होते हैं। ये देखो, ये चारों के चारों बिंदु कहां पर स्थित हैं, ये चारों के चारों बिंदु वृत्त पर स्थित है, ABCD। तो इस कोण का और इस कोण का, जो सामने वाले कोण हैं उनके बारे में बात चल रही है। सम्मुख कोणों के प्रत्येक युग्म का जोड़ कितना होता है, 180 डिग्री होता है। मान लो कि A और C को अगर मैं जोड़ूं तो कितना आएगा, 180 डिग्री आएगा। ये चक्रीय चतुर्भुज के लिए है। यदि किसी चतुर्भुज के सम्मुख कोणों के किसी युग्म का जोड़ 180 डिग्री आता है तो वो चतुर्भुज कैसा होगा, चक्रीय चतुर्भुज होगा। यानी उसके चारों शीर्ष किसी ना किसी वृत्त पर पक्का होंगे, ये डेफिनेटली, ये निश्चित रूप से होता है। चलिए 10वां चैप्टर आता है बेटा जी हमारा, हीरोन का सूत्र। और बच्चों इसमें केवल एक ही चीज आती है, केवल एक ही बात आती है कि किसी त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना। अगर मान लो हमें किसी त्रिभुज की तीनों भुजाएं पता हैं, ये हमारे पास एक त्रिभुज है जो कि कैसा त्रिभुज है, ये भी मैं बता दूं कि बेटा ये ज्यादातर जो फॉर्मूला लगाया जाता है वो किस में लगाया जाता है, ज्यादातर कौन से के लिए लगाया जाता है, ज्यादातर विषम बाहु के लिए हम लगाते हैं। ज्यादातर किसके लिए लगाते हैं, विषम बाहु त्रिभुज के लिए हम लोग लगाते हैं। ठीक है, ज्यादातर विषम बाहु त्रिभुज के लिए होता है ये। ठीक है, अच्छा अब जैसे देखो ये वाली भुजा A है, ये वाली भुजा B है, ये वाली भुजा C है, तो इसका परिमाप क्या हो जाएगा, परिमाप होता है बेटा तीनों भुजाओं का जोड़ A + B + C। और जो S होता है यानी कि अर्ध परिमाप, वो क्या होता है, परिमाप का आधा। अब परिमाप हमारे पास क्या है, परिमाप हमारे पास A + B + C है, तो इसका क्या कर देंगे, आधा कर देंगे, यही चीज़ है। और त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो जाता है, √ के अंदर S - A, S - B, S - C, जहाँ पर S क्या हो जाता है, A + B + C / 2, और ये A, B और C क्या है, त्रिभुज की भुजाएं हैं। क्लियर हो गया सभी को प्यारे बच्चों, ये सिर्फ एक चीज़ है हीरोन के फॉर्मूले में और कुछ भी नहीं है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं।
अगला चैप्टर आता है हमारा पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन, जिसमें सबसे ज्यादा फॉर्मूले हैं। तो सबसे पहले बेटा घन के बारे में बात करते हैं। घन क्या होता है? जिसकी सारी भुजाएं आपस में बराबर होती है। एक डिब्बा जो है, जैसे कि हमारे पास लूडो खेलने वाला वो पासा होता है ना, लूडो का पासा जो होता है, लूडो का पासा, तो जो लूडो का पासा होता है बेटा वो किस रूप में होता है? घन के रूप में होता है। उसमें 6 फलक होते हैं, इसीलिए 6 से हम लोग गुणा करते हैं। और एक फलक का क्षेत्रफल क्या होता है? a²। घन का आयतन क्या होता है? जो उसकी भुजा होती है, भुजा की घात 3 कर देते हैं। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं घनाभ के बारे में। घनाभ जैसे कि एक कमरा है, जिस कमरे में बैठकर आप पढ़ाई करो, जिस कमरे में मैं आपको यहाँ पर पढ़ा रहा हूँ, ये सब किस रूप में है? घनाभ के रूप में। जैसे माचिस की डिब्बी होती है, जैसे हमारे पास एक ईंट होती है, माचिस कह लो, है ना, माचिस की डिब्बी है जैसे, या जैसे हमारे पास क्या होती है? एक ईंट होती है। ये सब किसका एग्जाम्पल है? घनाभ का। घनाभ में क्या होता है? लंबाई होती है, चौड़ाई होती है, ऊंचाई होती है। तो जब हम उसका आयतन निकालते हैं, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों की गुणा कर देते हैं। जब हम उसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालते हैं तो क्या हो जाता है? 2LB BH HL ये होता है। ठीक है, इसके बाद बच्चों अगला आता है हमारे पास बेलन। बेलन की क्या होता है? देखो बेलन की बच्चों यहाँ पर होती है एक तो आधार की त्रिज्या r, और इसकी ऊंचाई हम यहाँ पर ले लेते हैं, कितनी ऊंचाई हम ले लेते हैं? h। तो बच्चों देखो बेलन का आयतन क्या हो जाता है? बेलन का आयतन होता है πr²h। बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? 2πr ब्रैकेट में r+h। और बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? 2πrh। जब संपूर्ण पृष्ठ लेंगे तो उसमें हम लोग आधार के क्षेत्रफल भी जोड़ देते हैं। आधार किस रूप में है? वृत्त के रूप में है। ये आधार किस रूप में है? वृत्त के रूप में। इसका क्षेत्रफल क्या होगा? πr²। ये भी किस रूप में है? वृत्त के रूप में। इसका क्षेत्रफल भी क्या होगा? πr²। तो ये दोनों πr² इसके अंदर जुड़ता है। ठीक है, तो 2πr ब्रैकेट में h+r। अगला आता है हमारे पास शंकु। शंकु के लिए क्या होता है बेटा? शंकु का आयतन बेलन के आयतन का 1/3 होता है, 1/3 πr²h। शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाता है? πr² ब्रैकेट में l+r। शंकु का वक्र पृष्ठ क्या होता है? वक्र पृष्ठ अलग होता है, जो क्या होता है? πrl। अब यहाँ पर कहोगे कि l क्या है? तो l होती है बेटा जी यहाँ पर शंकु की तिर्यक ऊंचाई। शंकु का संपूर्ण पृष्ठ क्या होता है? πr ब्रैकेट में l+r। ये r² हटा लेना यहाँ से। πr ब्रैकेट में क्या होता है? l+r। ठीक है, वक्र पृष्ठ क्योंकि πrl और इसमें πr² जुड़ेगा तो क्या हो जाएगा? πr ब्रैकेट में l+r। और शंकु की तिर्यक ऊंचाई के लिए फॉर्मूला क्या होता है? शंकु की तिर्यक ऊंचाई का फॉर्मूला l बराबर होता है √ के अंदर h² + r²। बेसिकली ये होता है l² बराबर h² + r²। तो जब यहाँ से हम वर्ग हटाते हैं तो उधर वर्गमूल लग जाता है, h² + r² आ जाता है इस प्रकार से। ठीक है, अगला आता है हमारे पास गोला। गोले की जो आयतन की बात करें तो 4/3 πr³ होता है। और गोले का वक्र पृष्ठ कह लो, या इस वक्र पृष्ठ को ही आप संपूर्ण पृष्ठ भी कह सकते हो, क्योंकि गोले के लिए वक्र पृष्ठ या संपूर्ण पृष्ठ दोनों सेम होता है, अलग अलग नहीं होता। कितना हो जाता है? 4πr²। इसके बाद अगर हम अर्ध गोले की बात करें, आधे गोले की बात करें, तो आधे गोले का आयतन होता है 2/3 πr³। इसको ठीक करें, 2/3 πr³। ये πr³ है, घात 3 है। फिर उसके बाद गोलार्ध का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? 2πr²। और गोलार्ध का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? 3πr²। क्योंकि इसमें ये जो आधार होता है ये भी जुड़ता है। आधार का क्षेत्रफल क्या होता है? πr²। तो ये किस में जुड़ता है? 2πr² में, इसीलिए 3πr² आता है। नेक्स्ट हमारे पास आता है बच्चों अगला चैप्टर, और हमारा लास्ट चैप्टर है बच्चों सांख्यिकी। तो कैसा लग रहा है? हम लोगों ने सारे ही चैप्टर्स का रिवीजन लगभग कर लिया है। मजा आया ना? तो इसी बात पर बच्चों एक बार जल्दी से फटाफट से सभी लोग जो है लाइक कर देंगे। जिन्होंने अभी तक नहीं किया जल्दी से लाइक करो फटाफट से इस वीडियो को। ओके, कर दिया? चलो तो लास्ट देखते हैं हमारे पास सांख्यिकी। इसमें क्या होता है बच्चों? आंकड़े होते हैं। अब उन आंकड़ों में हम लोग बहुलक निकालते हैं। बहुलक क्या होता है? जो आंकड़ा सबसे ज्यादा बार आता है वही आंकड़ा हमारा बहुलक कहलाता है। अगर हम लोगों को वर्ग माप निकालनी है, वर्ग माप को हम लोग बच्चों वर्ग की चौड़ाई भी कहते हैं। क्या कहते हैं? वर्ग की चौड़ाई भी कहते हैं। तो चौड़ाई कैसे निकाली जाती है? उच्च सीमा में से निम्न सीमा घटा के। जैसे मान लो एक वर्ग अंतराल दिया है आपको 10 से लेकर के 20, तो बच्चों बताओ वर्ग की चौड़ाई क्या हो जाएगी? ये आपकी क्या होती है? निम्न सीमा। ये आपकी क्या होती है? ये उच्च सीमा होती है। ये आपकी निम्न सीमा होती है। निम्न सीमा है, ये उच्च सीमा है। तो हम क्या करते हैं? हम 20 में से 10 घटा देते हैं। 20 में से 10 घटाओगे कितना आ जाएगा? 10 आ जाएगा। फिर इसी में क्या होता है बच्चों? देखो परिसर अगर हमें निकालना हो, रेंज निकालना हो, तो हम क्या करते हैं? सबसे बड़े मान में से सबसे छोटा मान घटा देते हैं। बहुत सारे आंकड़े अगर दिए हों, सबसे बड़े आंकड़े में से सबसे छोटा आंकड़ा घटा देंगे, परिसर आ जाएगा। अगर हमें इसी वर्ग का मध्य बिंदु निकालना है या वर्ग चिन्ह निकालना है तो क्या करना पड़ता है? उच्च सीमा में निम्न सीमा जोड़ो और उसका आधा कर दो। उच्च सीमा कितनी है यहाँ पर? उच्च सीमा है यहाँ पर 20। निम्न सीमा कितनी है? 10। 20 और 10 दोनों को जोड़ा और इसका आधा कर दिया। 10 और 20 30।
30 का आधा, 30 का आधा कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। ये आपका आंसर है। ठीक है, आया मजा सभी को? बढ़िया लगा? बढ़िया लगा कि नहीं लगा? सबको बढ़िया लगा ना? तो बच्चों आप सभी लोग मुझे कमेंट करके बताइए कि आज की वीडियो आप लोगों को कितनी हेल्पफुल लगी और आपके लिए एग्जाम में कितना काम आने वाली है ये, और आप आगे कैसी वीडियो चाहते हैं, किस टॉपिक पर चाहते हैं, वो भी आप लोग मुझे कमेंट करके जाएंगे बताएंगे। अगर आपको पसंद आई हो ये वीडियो, अगर आपके लिए हेल्पफुल लगी हो तो बच्चों मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा, लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। और सबसे ज़रूरी बात कि बच्चों मैं आपके साथ हूं हमेशा, जब तक आपके पूरे में से पूरे नंबर नहीं आ जाते। आज भी, इसके आगे 10th में भी, 11th में भी। ठीक है, तो आप लोग अच्छे से पढ़ाई करो, अमित सर आपके साथ हैं, और जब अमित सर आपके साथ हैं फिर डरने की क्या बात है।